गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम के बाद में एक छोटा सा है चतुर्भुज नियम है, वो त्रिभुज नियम से ही संबंधित है। थोड़ा सा देख लो, अलग से कुछ नहीं है उसके अंदर। जैसे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। जैसे ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, वही त्रिभुज नियम है, इसके अंदर अलग से कुछ नहीं है। इसकी डायरेक्शन ये है, ये इसकी डायरेक्शन है। जैसे ये ए सदिश है, तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं, दिशा भी सेम है इसकी और परिमाण वैसे ही समान होता है, ये लंबाई बराबर होती है, इनकी समांतर भी होती है। तो ये है, ये भी क्या हो जाएगा ए सदिश। उसके बाद में इस भुजा को निरूपित करने वाला सदिश अगर बी सदिश है तो ये भी क्या हो जाएगा बी सदिश। अब यहाँ पर देखो, ये इसका पहला विकर्ण हो गया, तो यहाँ भी त्रिभुज नियम ही लगेगा। जैसे त्रिभुज नियम मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज नियम क्या था कि किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का जो योग है वो किसको निरूपित करता है, वो तीसरी भुजा को निरूपित करता है। तो यहाँ भी देखो, एक क्रमागत भुजा तो ये होगी और दूसरी क्रमागत भुजा देखो, जहाँ पे ये इसका एंड पॉइंट है वहाँ पे इसका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे इसका ये एंड पॉइंट है और ये अगली का क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग है वो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करता है। तो ये जो इसका विकर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a प्लस का b। और यही आपका त्रिभुज नियम था। वहाँ पे हमने ये बोला था कि अगर किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं हैं तो आसन भुजाओं के अंदर दो क्रमागत भुजाएं, उनकी दिशा एक जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ पे दूसरी स्टार्ट होनी चाहिए। उन दोनों का योग है वो तीसरी भुजा को निरूपित करता है। तो यहाँ भी यही है। देखो, ये त्रिभुज की दो, वैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ ही बोल देंगे अपन कि समांतर चतुर्भुज की जो क्रमागत भुजाएं हैं उनका योग किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, उनका योग निरूपित किया जाता है किसके द्वारा, विकर्ण के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये था समांतर सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसके अंदर 10.2 के अंदर अपने पास लास्ट टॉपिक जो है वो है खंडशः सूत्र या खंड सूत्र। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वैसे तो ये खंड सूत्र जो है वो आपके 10th क्लास में उनमें आ भी चुका है, पहले भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ही आया है। वही चीज़ यहाँ पर है, बस ये सदिश के रूप में है। तो देखो, आपने जब 10th क्लास के अंदर पढ़ा था तो आपने केवल अंतः विभाजन पढ़ा था। यहाँ पे दो प्रकार के विभाजन है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो पहले हम बात करते हैं, सिर्फ एक आपको याद करना है, दूसरा उसी से याद हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन में जैसे आपको दो बिंदु दे दिए, एक बिंदु है आपके पास P और दूसरा बिंदु है आपके पास Q, ठीक है। और O के सापेक्ष, O क्या है मूल बिंदु के सापेक्ष जो P का स्थिति सदिश होगा वो होगा OP सदिश। तो OP सदिश को मैं मान लेता हूं कि ये क्या है A सदिश है। और O बिंदु के सापेक्ष जो Q का स्थिति सदिश होगा वो OQ सदिश होगा। और OQ सदिश को मैं मान लेता हूं कि जो OQ सदिश है वो है B सदिश। दो बिंदु हैं P और Q, तो P और Q को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, P और Q को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कोई बिंदु R जो है, कोई बिंदु R जो है वो m अनुपात n में विभाजित करता है। ये किस अनुपात में विभाजित करता है, m अनुपात n में। तो इस R का जो स्थिति सदिश होगा O के सापेक्ष वो होगा OR सदिश, जिसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल r सदिश से। इसे लिख देते हैं अपन स्मॉल r सदिश से। यानी दो बिंदु आपके पास, एक तो P है और दूसरा क्या है Q बिंदु है। एक P है और दूसरा Q है। P का स्थिति सदिश हो जाएगा A सदिश, Q का स्थिति सदिश है B सदिश। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया, PQ हो गया। PQ के कहीं भी, या मध्य में कहीं भी हो सकता है, कोई बिंदु R इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो आपको R का स्थिति सदिश याद करना। तो ये तो हो गया अंतः विभाजन, यानी ये इनके मध्य है, ये तो क्या हो गया अंतः विभाजन। तो R का स्थिति सदिश किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो देखो, बिंदु P जिसका स्थिति सदिश है A सदिश तथा Q जिसका स्थिति सदिश क्या दिया गया अपने को B सदिश को m अनुपात n में अंतः विभाजन
करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश जिसको हमने लिखा है R सदिश से, यानी जो बिंदु R है, R का स्थिति सदिश को हमने किससे व्यक्त किया है, उसको हमने व्यक्त किया है किससे, R सदिश से हमने व्यक्त किया है। तो एक बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश A सदिश है, दूसरा Q है जिसका स्थिति सदिश B सदिश है। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, इसको m अनुपात n में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का जो स्थिति सदिश होगा वो होगा, देखो एक बार 10th क्लास में आप याद करो, जैसे आपके इस प्रकार के क्वेश्चन थे, जैसे एक बिंदु आपके पास A है जिसके निर्देशांक मान लो आपको दिए गए हैं x1 और y1, और दूसरा बिंदु 11th में भी देखा आपने B बिंदु है जिसके निर्देशांक x2 और y2, ये 2D के अंदर है। और इन दोनों को मिलाने वाले जो रेखाखंड है इसको कोई P बिंदु है वो m अनुपात n में विभाजित करता है। तो वहां पर आपने जो P के निर्देशांक निकाले थे, तो P के निर्देशांक क्या होते थे भाई, वहां पर अक्ष निर्देशांक क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टे m प्लस n। और इसी प्रकार से जो y निर्देशांक होता था वो क्या होता था, m1 y2 यानी 1 के साथ 2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m प्लस n। और अगर मध्य बिंदु होता था तो मध्य बिंदु का मतलब अनुपात क्या होता है, 1:1। तो वहां पर हम क्या करते थे, m और n का मान 1 रखते थे, तो ये इस फॉर्मूला बन जाता था x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे। सेम वही चीज यहाँ पर है, बस यहाँ पर निर्देशांक आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपको स्थिति सदिश यानी सदिश के रूप में बिंदुओं को लिखा गया है, बाकी कोई अंतर इनमें नहीं है, आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो R का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, m के साथ क्या आएगा, B सदिश, और देखो m अनुपात n है, m अनुपात n का मतलब है कि ये है m और ये है n। तो देखो m के साथ क्या आएगा, B सदिश, जैसे यहाँ पर m1 के साथ x2 आता था, यानी अगर ये m है और ये n है तो m के साथ x2 और n के साथ x1, तो यहाँ भी m के साथ क्या आएगा, B आएगा, और n के साथ क्या आएगा, A सदिश। तो R का जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो हो जाएगा m B सदिश प्लस n A सदिश और बट्टे में m प्लस का n। तो हमें क्या हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको दो बिंदु दे दिए जाएंगे और ये बोलेगा कि इन दो बिंदुओं को इस अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो अगर अंतः विभाजन है, अंतः मतलब यहाँ बीच में है, ये P है और ये Q है, कहीं बीच में है, तो अंतः विभाजन है, अंदर है, तब तो क्या हो जाएगा, m B सदिश प्लस n A सदिश बट्टा m प्लस का n। और अगर बाह्य विभाजन हो, अगर बाह्य विभाजन हो तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस आ जाएगा। अब बाह्य विभाजन का मतलब मैं बता देता हूँ कि बाह्य विभाजन किस प्रकार से होगा, ठीक है, और बाकी फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा। अगर बाह्य विभाजन आएगा तो इतना सा अंतर आएगा कि यहाँ पर जो दोनों जगह प्लस है वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर मध्य बिंदु होगा तो आप जानते हैं कि अगर मध्य बिंदु होगा तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1, तो m का मान भी 1 हो जाएगा और n का मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, B सदिश प्लस A सदिश, और नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो अगर बिंदु मध्य में हुआ, बीचों बीच हुआ, ठीक है, तो वहां पर mn का मान 1 होने पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, B सदिश प्लस A सदिश बटा 2, या फिर इसको लिख सकते हो A सदिश प्लस B सदिश बटा 2, क्योंकि दोनों एक ही है भाई। सदिश जो सदिशों का जो योगफल होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है, तो A प्लस B लिखो चाहे B सदिश प्लस A सदिश लिखो। तो मैं बस समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा कि अंतः विभाजन किस प्रकार से होगा, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। बस बाह्य विभाजन हुआ तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखो बाह्य विभाजन का क्या मतलब है, अंतः विभाजन का मतलब तो ये जैसे ये बिंदु P है और ये बिंदु आपके पास Q है, इन दोनों बिंदुओं के अंदर कहीं पर कोई बिंदु है R, तो ये तो हो गया अंतः विभाजन, ये तो क्या हो गया, अंतः विभाजन। अब हम बात करते हैं बाह्य विभाजन की। तो बाह्य विभाजन में क्या होगा, बाह्य विभाजन में मान लो कि ये बिंदु आपके पास P है और ये बिंदु आपके पास कोई Q है, ये P हो गया और ये Q हो गया। और अगर मूल बिंदु के सापेक्ष अगर इनकी स्थिति सदिश देखा जाए तो मैं A का स्थिति, ये O है मूल बिंदु, तो P का स्थिति सदिश OP सदिश, इसको मान लेता हूँ A सदिश, यानी P का स्थिति सदिश क्या है, A सदिश, और दूसरा बिंदु क्या है Q, तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ B सदिश। अब इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड तो ये है,
पी क्यू, लेकिन अंतः विभाजन होता तो यहाँ पे कोई बिंदु होना चाहिए था। अब है बाह्य विभाजन, तो इससे बाहर, जैसे मान लो ये इधर ले लेता हूँ इस साइड, यहाँ पे कोई बिंदु आर है, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, आर है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड से बाहर कोई बिंदु क्या है, आर। तो आर का जो स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम देखें तो उसको मैं ले लेता हूँ वही आर सदिश। क्या ले लेंगे अपन, आर सदिश। और ये बिंदु इनको m अनुपात n में विभाजित करता है, यानी पी आर ये तो हो गया m और क्यू आर ये क्या हो जाएगा आपके पास, n हो जाएगा। तो अगर बाह्य विभाजन है तो फॉर्मूला वही रहेगा सारा का सारा, और इसको हम डिटेल से भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। जब लाइव क्लास होगी उसके अंदर, सॉरी क्लासरूम में होगी तब देखेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे है। अभी ये देख लो कि सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि वहां पर फॉर्मूले में प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो आर का जो स्थिति सदिश होगा ओ आर सदिश, जिसको हमने किससे लिखा है, जिसको हमने आर सदिश से लिखा है, अगर बाह्य विभाजन है तो क्या हो जाएगा एम बी सदिश और माइनस का एन ए सदिश और बट्टे में आ जाएगा एम माइनस का एन। अगर अंतः विभाजन तो प्लस आ जाएगा, बाह्य विभाजन तो माइनस आ जाएगा। और अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु है तो ध्यान रखना यहाँ पर मध्य बिंदु होगा तो आपको पता है कि अगर बिंदु मध्य है बीचों बीच है तो अनुपात 1:1 होगा, और 1:1 का मतलब m का मान भी 1 हो जाएगा और n का मान भी 1 हो जाएगा। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि दो बिंदु हैं, जैसे मान लो आपके पास एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु आपके पास Q है, इन दोनों बिंदुओं को या इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु R का जो स्थिति सदिश आपसे पूछा जाए, मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि 1:1। तो अगर मध्य बिंदु बोल देगा तो आपको अनुपात नहीं देगा, तो वहां पर 1:1 आपको दे दे, मध्य बिंदु का पूछा जाए तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला है वही है, बस आपको m की और n की जगह 1:1 रखना है। तो मध्य बिंदु जो R का स्थिति सदिश ओ आर सदिश या स्मॉल r सदिश, इसको हम लिख रहे हैं बार बार, तो क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा a सदिश और प्लस का b सदिश और बट्टे में आ जाएगा 2, क्योंकि नीचे m प्लस n आता है और m प्लस n का मतलब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये खंड से सूत्र हैं 3, आपके ध्यान रखना 3 क्या एक ही है। अगर अंतः विभाजन है तो अंतः विभाजन में क्या होगा, दो बिंदु आपको देगा, दोनों की स्थिति सदिश आपको देगा या निर्देशांक आपको देगा, दोनों में से एक चीज देगा, तो एक ही बात है। अगर बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए तो स्थिति सदिश आप निकालोगे। तो दो बिंदु निर्देशांक या स्थिति सदिश आपको दिए हुए होंगे, अनुपात आपको दिया हुआ होगा, और उसके बाद में आपको निकालना क्या इसके अंदर, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन या मध्य बिंदु। तो अगर अंतः विभाजन है तो क्या हो जाएगा एम बी सदिश, अगर अंतः विभाजन है तो एम बी सदिश और प्लस का एन ए सदिश और बट्टे में क्या आ जाएगा एम प्लस का एन। और अगर बाह्य विभाजन है तो माइनस हो जाएगा, तो एम बी सदिश और माइनस का एन ए सदिश और बट्टे में एम माइनस का एन। और यदि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु में क्या हो जाएगा ए सदिश और प्लस का बी सदिश और बट्टे 2, क्योंकि मध्य बिंदु होगा तो वहां पर m का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और n का मान भी क्या हो जाएगा 1। तो ऊपर तो बचेगा b सदिश प्लस a सदिश या फिर a सदिश प्लस b सदिश और बट्टे में m प्लस n, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये अपने 10.2 के अंदर छोटी छोटी 5-7 बातें हैं, इनको आप ध्यान रखोगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे इससे 10.2 के। थैंक यू।